ओके, तो 52 53 पॉइंट डाउन है निफ्टी और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट। तो उसका एक बड़ा कारण एचडीएफसी बैंक वाली खबर ही है, जिसकी वजह से एक दबाव मिल रहा है। हालांकि इंटरनली आप देखें तो बहुत ज़्यादा कमजोरी बाजार में है नहीं, बावजूद इसके कि यूएस के क्यूज भी बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि जो बढ़ने घटने वाले शेयरों का आंकड़ा है वो अभी भी बढ़ने वालों के पक्ष में। और देखिए निफ्टी में भी लोअर लेवल से अब रिकवरी ही देखने को मिल रही है। आज के मेहमान प्रकाश गाबा जी हैं। गाबा सर, ये बाजार क्या संकेत दे रहा है? आप इस समय क्या ट्रेड लेंगे? गाबा सर को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, थोड़ा क्रैक हो रहा है, इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत है, क्रैक हो रहा है। ओके, तो मैंने ये पूछा कि इस वक्त बाजार को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? लॉन्ग साइड, सिंपल। चाहे वो एचडीएफसी नीचे लगता है, जो भी लगता है, निफ्टी में जो गैप डाउन खुला और जो अपमूव मिला, गुड मॉर्निंग टू यू, वो एक अच्छा अपमूव है। हाँ, कल थोड़ा ज्यादा दौड़ चुका, इसका मतलब ये नहीं कि आज ऊपर नहीं आ सकता। आज ऊपर जाएगा, हो सकता है कल का क्रॉस नहीं करे, लेकिन अगर इसका लार्जेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट पिछले हफ्ते मिल गया है। उसके हिसाब से न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो डिप्स मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इतना मैं कह सकता हूं निफ्टी और बैंक भी दोनों में, चाहे एचडीएफसी और एचडीएफसी थोड़ा नेगेटिव न्यूज हो, लेकिन मार्केट ऊपर है, वो भी आखिर ऊपर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। तो एचडीएफसी तो 4.5% की वीकनेस के साथ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें भी तो लॉन्ग किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एचडीएफसी देखो, एचडीएफसी की बयान की बात करें नीरज जी, तो गैप डाउन खुला, लेकिन वहां से गैप से एक अपमूव मिला है। फिर ऊपर चला जाए, लेकिन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक पे और एचडीएफसी पर भी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मैटर ऑफ टाइम हो जाएगा, एक 2 4 6 दिनों में फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, नथिंग टू वरी। और ये स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में है ही, तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो है। डिस्क्लोजर भी है ये। गावा सर इसको आईपीओ से होल्ड करके रखे हुए हैं एचडीएफसी बैंक को, तो आप लोग आप मान सकते हैं कि ये इंटरेस्टेड व्यू है। तो आप एक और राय ले लीजिएगा इसमें। गावा सर 1 मिनट रुकिएगा जरा, एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, फिर आपके पास तुरंत आते हैं वापस। एसी और कूलिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार की चौथी तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मुनाफा 29% कमजोर हुआ, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मार्जिन में बहुत सिग्निफिकेंट 3% का उछाल देखने को मिला है। और अलग अलग जो 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तीनों के नतीजे काफी बेहतर हैं। 2024 का वित्त वर्ष कैसा रहेगा, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ब्लू स्टार के स्टार परफॉर्मेंस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर एस आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नतीजे हम लोग देख रहे थे, बहुत ही शानदार है। 16% की ग्रोथ रेवेन्यू है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 23% आपने रखा है, काफी बढ़िया है। एबिटा मार्जिन भी बढ़िया है। ये जो एडजस्टेड पैट, अगर इसमें वो मैं निकाल दूं एसेट सेल वाला, ये टैक्स वाला हिस्सा बहुत बड़ा है ना, ये ऐसा क्यों हुआ सर? तो Q4 का टैक्स तो कैपिटल गेन्स का टैक्स भी होगा, क्योंकि हमने हमारी एक बड़ी लैंड सेल हुई थी। अगर उसको निकालोगे तो फुल ईयर टैक्स रेट तो 27% के आसपास में है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है टैक्स रेट के बारे में। फुल ईयर तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया साल था। हमारी रेवेन्यू 32% बढ़ी 8,000 करोड़ तक। EBITDA भी बढ़ी 42% 493 करोड़ तक, और PBT बिफोर एक्सेप्शनल इनकम भी बढ़ी 50% से ज्यादा 385 करोड़ तक। और आपने ठीक से कहा कि तीनों सेगमेंट्स में बहुत ही तेज परफॉर्मेंस हुई है, तो हम बहुत खुश है ये परफॉर्मेंस के साथ। अडवाणी जी, इस बार तो मौसम शुरुआती दौर में इतना साथ नहीं दे रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि ये कूलिंग कंपनीज के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपने वो सारी आशंकाएं खारिज कर दी। तो आप ठीक बोल रहे हो। मार्च और अप्रैल में थोड़ी कम ग्रोथ हुई है। ये एयर कंडीशनर के बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हो, मगर हम तो ब्लू स्टार में जनवरी से जून तक पूरी सीजन देखते हैं, क्योंकि हर साल पीक महीना अलग अलग होता है। कभी मार्च में होता है, अप्रैल मई में भी होता है पीक। तो ये साल में मार्च और अप्रैल, आप ठीक बोल रहे हो, थोड़ा कम ग्रोथ हुआ है क्योंकि काफी बारिश हुई है नॉर्थर्न रीजन में, मगर बाकी रीजन्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। आपने देखा होगा कि हमारी एयर कंडीशनर बिजनेस ऐसे 22% ग्रोथ हुई थी जनवरी से मार्च तक,
अप्रैल थोड़ा कम था, मगर मई जून में हमें लगता है कि फिर से बढ़ेगा। ब्लू स्टार के लिए तो हमें लगता है कि फुल सीजन में ऐसे 20-25% के बीच में ग्रोथ जरूर होगा। करेक्ट सर, ये बात तो सही है। आगे जाते हुए और उम्मीद, हालांकि अभी भी मौसम बड़ा उतार चढ़ाव ले रहा है, कहीं कहीं तो बहुत ही खुशनुमा मौसम हो रहा है, लोगों को एसी की वजह पंखे से ही काम चल रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में डेफिनेटली गर्मी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सेगमेंटल में देखें सर, ये जो आपका मैकेनिकल प्रोजेक्ट वाला बिजनेस है, इसमें काफ़ी शानदार ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी है। क्या कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लगे क्या? तो पहले आपने देखा होगा कि हमारी कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक ऐसे 50% बढ़ी है। 5,000 करोड़ पहले बार क्रॉस हुई है। ये ऑर्डर बुक तो बहुत ही अच्छा मिक्स है। पिछले साल में आपने देखा होगा कि हमारी ऑर्डर बुक काफी कमर्शियल रियल एस्टेट में थी, समझो आईटी पार्क्स, होटल, हॉस्पिटल, ऐसे प्रोजेक्ट्स। मगर पिछले 2 साल में हमने ये ऑर्डर बुक को डाइवर्सिफाई किया है। अभी ऑर्डर बुक में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, डेटा सेंटर्स के प्रोजेक्ट्स है, और प्राइवेट फैक्ट्रीज का भी प्रोजेक्ट्स है। आपको पता होगा कि ये तीनों सेगमेंट पूरे देश में बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी इन्हीं वजह से बढ़ी है। तो हमारी ऑर्डर बुक भी इकोनॉमी का सॉर्ट ऑफ मिरर हो रहा है। अगर आप रिजल्ट्स देखते हो तो आपको देखा होगा कि फुल ईयर ईबिट या फुल ईयर सेगमेंट रिजल्ट्स 6.9% तक पहुंची है। ये पिछले 5 या 6 साल से इतनी अच्छी सेगमेंट रिजल्ट्स हमने नहीं दिखाई है। तो बिल्कुल ग्रोस मार्जिन बढ़ रही है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा कंट्रोल में है। तो हमें यकीन है कि 24 में ये ईबिट परसेंटेज और भी बढ़ेगी। हमें लगता है कि ऐसे 7.5% तक भी पहुंच सकता है। ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छी है। Q1 में भी काफी ऑर्डर्स है जो फाइनलाइज हो गए। तो हमें यकीन है कि सेगमेंट 1 FY24 में अच्छे से बढ़ेगी। अडवाणी जी, कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो कॉस्ट में पिंच कर सकता है आगे जाते हुए? ऐसे तो सब सप्लाई चेन में तो काफी अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है। ऐसे हो सकती है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ये होता है तो अब मगर आपको पता है कि हमारे कंपनी में काफी लार्ज टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रही है। उसके वजह से हमने हमारे प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन की है, कॉस्ट टेक आउट की है, और वो रिजल्ट्स तो आपने देखा होगा Q4 स्टैंडअलोन में लगभग 2.5% ग्रोस मार्जिन बढ़ी है। तो हमें लगता है कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, फिर भी हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स FY24 में रफली 0.5% बढ़ेगी। सर, आपने कहा कि फैक्ट्री वाले सेटअप में भी काफ़ी कामकाज आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही मिल रहा है। मुझे को थोड़ा सा ये जानना है कि क्या ये जो प्राइवेट कंपनी नया कैपेक्स कर रहे हैं उसमें आपको कामकाज मिल रहा है, या पुराने में ही रिपीट ऑर्डर्स हैं? तो मिक्स है, सेगमेंट से सेगमेंट। अगर आप टायर इंडस्ट्री देखो या FMCG इंडस्ट्री देखो, ऐसे इंडस्ट्री में रिपीट बिजनेस आ रही है, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हो रही है। मगर अगर आप ऐसे डेटा सेंटर्स में देखो या EVs, ऐसे सेगमेंट में ये सब न्यू कैपेक्स है, फ्रेश कैपेक्स है। तो अच्छी मिक्स है। हमें लगता है कि मगर ज्यादा से ज्यादा कैपेक्स तो अभी तक पब्लिक सेक्टर का ही कैपेक्स हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, मगर मुझे यकीन है कि FY24 में प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ेगी। और रेलवे बहुत खर्चा कर रहा है सर, वहां से भी अच्छा बिजनेस मिल सकता है? सुनाई नहीं दिया, कहाँ से? रेलवे भी बहुत कैपेक्स कर रही है गवर्नमेंट। आपने कहा ना गवर्नमेंट से ज्यादा हो रहा है, तो रेलवे भी तो बहुत एक्सपेंशन कर रही है। बिल्कुल। तो दोनों मेट्रो प्रोजेक्ट्स में और रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी दोनों में काफी ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। दोनों सेगमेंट्स में हमने काफी प्रोजेक्ट्स बुक की है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में तो हम 20 साल से कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए पुराना बिजनेस है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काफी नई बिजनेस है हमारे लिए, तो हम थोड़े आस्ते से ऑर्डर बुक बढ़ाएंगे। हमने लगभग 500 करोड़ की ऑर्डर्स ली है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। हम वो प्रोजेक्ट्स को पहले एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उधर से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बुक करेंगे। मगर
मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी काफी तेज डिमांड है। ओके सर, प्राइवेट कैपेक्स मतलब उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा जैसे एक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी कि खूब होगा, वैसा नहीं हो रहा ना? अगर तो प्राइवेट कैपेक्स दो किस्म के हैं। आप जो बात कर रहे हो वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के बारे में आप ठीक बोल रहे हो। मगर हमारे तो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस भी है, जहां हम डक्टेड सिस्टम्स, वीआरएफ सिस्टम्स, चिलर्स बेचते हैं। ये प्रोजेक्ट्स तो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बहुत लार्ज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है। वो बिजनेस में इंक्वायरी लेवल्स बहुत ही तेज है। अप्रैल और मई मंथ्स में भी काफी प्राइवेट सेक्टर की ऑर्डर्स हम बुक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्मॉल और मीडियम साइज प्राइवेट कैपेक्स अच्छी सी बढ़ी है। लार्ज स्टैंड लोन ग्रीनफील्ड कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी स्लो हुई है। ओके, ये चलेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, यूनिट प्रोजेक्ट का रन रेट मेंटेन रहेगा सर, क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेनिटी है सीजन को लेके? हाँ, तो पिछले साल फुल ईयर तो आपने देखा होगा कि सेगमेंट 2 हमारे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेशन बिजनेस 40% बढ़ी। तो FY24 में तो ये इतनी तेज नहीं बढ़ेगी। हमें यकीन है कि 20-25% के बीच में ग्रोथ तो जरूर आएगी। आपको पता है कि बहुत रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की बिजनेस है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की डिमांड भी बहुत ही तेज है। QSR सेगमेंट में, मिल्क सेगमेंट में, आइसक्रीम सेगमेंट में, ये सब कैपेक्स तो बढ़ी है। तो हमें लगता है कि 20-25% के बीच में ग्रोथ होगी। ओके अडवाणी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही एनकरेजिंग कमेंट्री आपने सुनाई। हमें मज़ा आ गया सुन के कि सब तरफ बिजनेस बहुत बढ़िया है, और जहां दुनिया में सब तरफ इतनी प्रॉब्लम है, वहां इंडिया में इतना शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत बधाई आपको बढ़िया शानदार नतीजे पेश करने के लिए। ब्लू स्टार एक आउट परफॉर्मर है, नाम भी ऐसा है ब्लू स्टार, बिल्कुल ब्लू स्काई टाइप का स्टॉक है। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, और हर सेगमेंट में, जो तीनों सेगमेंट में काम करते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन किया। गाबा जी, ब्लू स्टार स्टॉक पसंद है आपको इस लेवल पे? देखिए, मुझे बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ब्लू स्टार का पॉजिटिव है, तो पसंद तो है। अब लेने का है और टाइम फ्रेम चाहिए दो। मेरे ख्याल से हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन अगर लो लेवल मिलते हैं तो खरीदने का मौका रहेगा। 1380 1300 जोन, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब भी इसमें कोई डिप्स मिलती है, वो एक खरीदारी का मौका रहता है ब्लू स्टार में। तो बाय ऑन डिप स्टॉक एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब जो रिसेंट हाई हमने देखा है 1560 के आसपास, वो पार कर लेगा तो न्यू हाई बन जाएगा। बिल्कुल मेरे ख्याल से लेना चाहिए ऑन डिप्स एंड होल्ड करना चाहिए थोड़ा वक्त के लिए। ओके, डिप्स निवेश के लिए स्टॉक है। हाँ, डिप्स पे बाई करें और होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। ब्लू स्टार एक बड़ी एसी और कूलिंग सिस्टम चलाने वाली कंपनी। चलिए अब अपने दर्शकों तो चले, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। हिमांशु कुमार सेठी, बताइए हिमांशु जी, क्या सवाल है? हेलो जी। मेरा सवाल था कि जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेरे पास 500 शेयर है, 120 करके 1 साल से। इसका भी आगे लॉन्ग टर्म देखने से क्या करना पड़ेगा? कहा सर, SCI में लॉन्ग टर्म के लिए वही बताइए, 120 की बाइंग है इनकी। 120 की बाइंग आप 95 पे ट्रेड करना, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। वीकली चार्ट तो ठीक लगता है कि यहाँ से बाय मिल सकता है, और मीडियम टर्म चार्ट के हिसाब से भी बाय मोड पर तो है, कंसोलिडेशन जोन पर है। तो मेरे ख्याल से होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। 150 160 पॉसिबल है मीडियम टर्म के हिसाब से, फिर देखेंगे। लेकिन बाय मोड पर है, सेल मोड पर नहीं है, वीक स्ट्रक्चर नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन पॉजिटिव है, होल्ड कर सकते हैं। सरकारी कंपनी इस समय धूम मचा रही है गावा सर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर दिखाइए, EIL। एक हफ्ते में कितना चला है? 50% करीब दिखाइए। हाँ, दिखाइए 15 दिन का, 10 दिन का चार्ट। ये देखिएगा गावा सर, 7 दिन में 18-19% है। पिक्चर भी बाकी है। पिक्चर भी बाकी है, थोड़ा और लंबा चार्ट दिखाइए, पहले पूरी पिक्चर समझ लेते हैं। 1.5-3 महीने का चार्ट दिखाइए आप, ये देखिए साहब, 1 महीने में 33%। और लंबा करिए चार्ट, 3 महीने में 26%, तो 33 मान लेते हैं। सर पिक्चर बाकी है अभी, इसमें कहाँ तक जाएगी पिक्चर, कब खत्म होगी? क्योंकि हाई टाइम के बेसिस के हिसाब से 90 के आसपास एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, और डबल बनने के बाद, बेस बनने के बाद ब्रेकआउट बनाया है ऑन हाई टाइम फ्रेम। इसलिए मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है। मुझे लगता है 120 तक जाना चाहिए, 140 तक जाना चाहिए, लेकिन लगता है ये स्टॉक इंजीनियर्स इंडिया बॉटम आउट हो चुका। बस बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड फॉर लॉन्ग इंजीनियर्स इंडिया।
कुछ तो हो रहा है इसमें, खबर भी पता करनी चाहिए। EIL, RVNL धुआंधार तेजी चल रही है इसमें। चलिए अगला सवाल है बिंदेश का, बिंदेश पुजारा अहमदाबाद से। बिंदेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर पहले तो थैंक यू, आप जो मॉर्निंग कॉल में ग्लोबल रिलेटेड जो भी ग्लोबल मार्केट में जो भी हो रहा है अच्छी तरह से समझा रहे हो मॉर्निंग कॉल में, उसके लिए सर आपको थैंक यू। थैंक यू सर। और अभी मेरी क्वेरी है, इंडसइंड बैंक मैंने 1140 का कॉल आज मॉर्निंग में लिया हुआ है, हाँ। 20.60 पे। ओके गावा सर, आज सुबह लिया है 1140 वाली कॉल इंडसइंड बैंक की, एक लॉट ₹20.60 पे। आप इंडसइंड बैंक की बात करें? हाँ ओके, क्योंकि मुझे आवाज नाम सुनने नहीं आया। हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया है इनका। हाँ बताइए क्या करें अभी ये। मतलब ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में तो है, बाई मोड पर है, 1149 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, 1160 नहीं 1160 तो चला जाना चाहिए कल। गाबा सर इन्होंने कॉल के थ्रू लिया है, कॉल पुट में कॉल लिया है। हाँ ₹20.60 में लिया है, जो अभी 32.70 चल रही है। मुझे कॉल्स का पता नहीं, पुट्स का पता नहीं, लेकिन ये स्टॉक ऊपर जरूर जाएगा। जैसे हाँ। ऊपर जाएगा तो कॉल का वैल्यू बढ़ेगा। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए 1160 1170 चला जाएगा तो कॉल पुट का वैल्यू भी बढ़ेगा। 1160 1170 तक जा सकता है। अभी कितने का है? 49। 20 रुपए और ऊपर जाएगा तो ये जो 32 रुपए वाली कॉल है और ऊपर जा सकती है। तो बिंदेश जी आप इसको होल्ड करिए। गाबा जी बहुत बुलिश है इसमें। अच्छा ये चूंकि उनका इन्वेस्टी स्टॉक है इसलिए ये व्यू आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इंडसइंड बैंक। वैसे भी अभी आपका काफी अच्छा मुनाफा इसमें हो ही रहा है। अगला सवाल अनुज कुमार पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। बताइए अनुज जी क्या सवाल है। नीरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे दो सवाल हैं। एक तो दीपक फर्टिलाइजर मेरे पास 45 शेयर है 664 रुपीज के, ठीक है। और दूसरा रिलायंस मेरे पास 25 शेयर हैं 2545 के, ठीक है। ओके। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, मतलब साल भर से ऊपर मैं रुक सकता हूँ, ठीक है ना। तो होल्ड करना चाहिए। दोनों में साल भर का नजरिया ना। हाँ दोनों में साल भर का नजरिया। 6 से साल भर, 6 महीने से साल भर से ऊपर भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाबा सर, पहले दीपक फर्टिलाइजर 664 की खरीद है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 598 में, लॉस में बैठे, नथिंग टू वरी। लेकिन जो स्ट्रक्चर है जैसे नीचे आया है उसे अब लगता है कि नीचे आना अब थोड़ा थम गया है, अब यहाँ पर रुकेगा। रुकने की जगह अच्छी है दीपक फर्टिलाइजर में। और रिसेंट लो हमने देखा है 525 के आसपास। एक कंफर्मेशन की जरूरत है 675। ये पार कर लेगा 675 तो इसमें आपको मिलेगा दीपक फर्टिलाइजर में। वो करीब ले जा सकता है 750 से 800 तक। तो मेरे ख्याल से दीपक फर्टिलाइजर बिल्कुल होल्ड है। और दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया रिलायंस का शायद, ये तो निवेश के लिए स्टॉक है, आपका नुकसान हो ही नहीं सकता अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। डिप्स वायबल रिलायंस, मुझे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। और शॉर्ट टर्म में भी रिलायंस आजकल के हिसाब से देखें तो भी मुझे अच्छा लगता है स्टॉक। पॉसिबल है कि 2500 का जोन देखेंगे रिलायंस का, लेकिन लगता है जो लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट मिला रिलायंस में, अब बाउंस अच्छी जगह से मिला है तो अपमूव तो मिलेगा। 2500 2600 आते दिनों में देखेंगे। तो ये निवेश के लिए स्टॉक है, होल्ड कीजिए। ओके दोनों स्टॉक होल्ड करिए। और रिलायंस में रिसेंट लो था शायद 2190 का, और वहां से ये बढ़ते हुए अभी 2450 के आसपास आ गया है। 2450 पे ट्रेड करिए। अच्छा इसमें एक खबर भी है अनुज, आपको मालूम ही होगी, बस मैं दर्शकों के लिए रिपीट कर दूं कि इसमें 2 मई को एक बैठक हुई थी जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग करके लिस्ट करने की को मंजूरी मिली है क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की तरफ से। आपको इस 25 के बदले 25 जियो फाइनेंस के शेयर भी मिलेंगे अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो अब वो एक शेयर आपको मिलेगा। फिर उसकी लिस्टिंग को काफ़ी वैल्यू लॉकिंग होनी है इसमें। तो जैसे गाबा जी कह रहे हैं दोनों स्टॉक आप होल्ड करके रखिए, आपको अच्छे गेन्स हो सकते हैं। और रिलायंस के बारे में डिस्क्लोजर आपने पढ़ लिया होगा, रिपीट दोबारा कर देता हूँ कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं इसकी होल्डिंग कंपनी है, इसलिए आप कोई भी राय एक बार किसी और से भी जरूर ले लें। अगला सवाल है गणेश डालमिया, गुवाहाटी आसाम से। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, गणेश बोल रहा हूँ। ये RVNL के हैं 1,39,000 पे। सर आप तो मतलब हो गए सर, करोड़पति हो गए। अब क्या चाहिए आपको लाइफ में? और एक है इजी ट्रिप के 10,000 हैं 12 रुपए पे। इजी ट्रिप 12 रुपए पे, 12 रुपए पे 10,000। ऐसे एक और पूछ रहा हूँ, जैसे आप ऐसा कुछ बताइए जैसे इसी तरीके के स्मॉल टिकट साइज के, और बताइए 2 साल के नजरिए से। भाई साहब कावा जी अब आप फंस गए। पहले तो इनको देखिए RVNL इन्होंने 39 रुपए में लिया 1 लाख शेयर, और आज भाव चल रहा है 131। तो मतलब मोटा पैसा कमा लिया इन्होंने। 92 रुपए पर शेयर, 92 लाख रुपए ये बन गए इनके। तो इसमें पहले बताइए अभी क्या करें, बने रहे क्या अभी भी?
देखिए आरबीएनएल थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर मतलब ये है कि ऊपर नहीं है, लेकिन स्ट्रेच है। जब स्ट्रेच होता है तो अनस्ट्रेचिंग भी आती है। 3 दिन से आसपास घूम रहा है। इनका नजरिया मुझे पता नहीं क्या है, पर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो ये आप पूछना चाहिए आपको, आप इनको जवाब दीजिए। टेक्निकल रूप से मुझे स्ट्रेच नजर आता है। यहाँ पर पार्टियल बुकिंग और प्रॉफिट मेरे पास होता तो मैं जरूर कर लेता। फिर देखिए क्या ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप हैं तो आपको क्या राय रखनी चाहिए? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि आप बहुत ह्यूज प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपकी राय। दूसरा एक और स्टॉक है, इजी ट्रिप भी दिखाइए, 12 रुपए पे इन्होंने लिया था। वेरी गुड, 12 रुपए पे लिया है। अभी कितने का है? EAS 47 रुपए 80 पैसे का बाजी। इसमें भी इन्होंने 12 चौक 48 करीब 36 रुपए पर शेयर बना लिया। बिल्कुल 47 यहाँ पर थोड़ा साइडवेज जोन पर है कुछ महीनों से। स्ट्रक्चर तो ठीक ही लगता है, कॉस्ट इनकी है बहुत कम। पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट करके बाकी पर स्टॉप लगाकर चलिए 37 का। अगर 37 ब्रीच हो जाता है तो गुड बाय कह सकते हैं, लेकिन अब तक बाय मोड पर है। यहां से एक बाय सिग्नल और जनरेट हो सकता है। 60 जब पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी। तो इनके दो जोन है, एक 60 एक 37। तो डालमिया जी 37 टुडे एग्जिट और होल्ड कीजिए फिलहाल। होल्ड करके रखना चाहिए। तो सर डालमिया जी ने तो बहुत पैसा बना लिया इसमें होल्ड, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा ही कोई और बताओ जो छोटे टिकट साइज का हो, और जैसा भी इनकी है कि 3 गुना 4 गुना हो जाए। कुछ है सर ऐसा? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है। तो मैं ऐसे गलत नहीं बोलूंगा, जब तक मेरे ध्यान में होता तो जरूर बोलता, लेकिन है नहीं मेरे ध्यान। ओके, तो डालमिया जी दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई मिलेगा ऐसा छोटे टिकट साइज का जो मल्टीबैगर हो तो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये दोनों आपके जो है बहुत ही बढ़िया आपने पैसे बनाए हैं, शानदार पैसे बनाए हैं, और प्रॉफिट भी आपको बीच बीच में लेते रहना चाहिए। अगला सवाल है लक्ष्मी नारायण प्रसाद कोलकाता से। लक्ष्मी जी बताइए क्या सवाल है? सर हम ये खरीदे थे डॉक्टर लाल पेट्रोलियम जब कोरोना का टाइम था। कब लिया? फ्राइडे को? कब लिया ये? कोरोना का टाइम में लिए थे सर, 1 साल से ज्यादा हो गया। ओके, उसके बाद से कम ही होता जा रहा है। तो कोरोना खत्म हो गया तो कम हो गई। 1000 रुपए नुकसान कर लिया पर शेयर। गावा सर डॉक्टर लाल 2916 रुपए में खरीदा है। उनको लगा कभी कोरोना खत्म ही नहीं होगा। अरे मोदी जी कोरोना तो खत्म करेंगे जी, तो डाउन था, वैक्सीन भी आ गया, देखा ना। मुझे ठीक लगता है अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। इनकी कॉस्ट आएगी 2500-2600 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। वहां चला जाएगा तो वहां पर देखिए लॉस कम होगा, लेकिन एक बार वो 2600 पार कर लेगा तो फिर कॉस्ट मिलेगा। लेकिन फिलहाल होल्ड के सिवा आपको चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस मिलने की संभावना है। तो यहाँ लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए। नहीं, लॉस बुक करके कोई फायदा भी नहीं ना, अब तो नुकसान ही कर लेंगे इसमें। तो होल्ड करिए भाई इसको, और गावा जी एवरेज करें क्या? 1000 रुपए पर शेयर का लॉस है तो मैं नॉर्मली जिसमें लॉस होता है मैं कभी एवरेज की कोशिश नहीं करता ना, नेवर। तो जरूरी नहीं कि हमको पैसा कमाना है इसी स्टॉक पे कमाना है। पैसा कमाना है तो उस स्टॉक से कमाई जहां पर स्ट्रेंथ हो। ये थोड़ी है कि इसी से करना है। वाह बढ़िया। अरे आरबीएनएल पे आज भर भर के सवाल आ रहे हैं, लेकिन आदर्श जी आपने अभी सुन ही लिया, हमने इतनी लंबा चर्चा की। आप होल्ड करिए इसमें। आप ये 19 रुपए पे लेके बैठे हुए हैं 15 शेयर, आपको भी होल्ड करना चाहिए। कमा सर एक कैलाश का शेयर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का 60 शेयर है इनके पास, 535 का। वाह, अभी क्या करने का? मुझे लगता है 1000 को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वहां तक जाना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव आईसीआईसीआई बैंक का, हाई टाइम फ्रेम का। ये स्टॉक होल्ड है। हाँ, रिसेंट हाई है आसपास, वो उसको पार कर लेगा, इसमें ताकत रखता है। कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है आज। होल्ड आईसीआईसीआई बैंक। सर एक सवाल और, इंटरग्लोब एविएशन, निधि अग्रवाल ने 2424 में 24 शेयर खरीदे हैं। इसके बाद हमने इनका जब न्यूज आया था हाँ, गो फ्लाई का, उसके पहले मैंने कहा था कि इंडिगो इज द बाय ऑन डिप स्टॉक। बहुत बढ़िया, उसके बाद गैप अप खुला था, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। इनके फ्लाइट्स फुल जाते हैं मैंने देखा है, लेकिन टेक्निकल रूप से एक ब्रेकआउट मिला है 2000 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये बाय ऑन होल्ड स्टॉक, बाय ऑन डिप्स है। तो बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन होल्ड है फॉर लॉन्ग टर्म। इंटरग्लोब एविएशन और गो फर्स्ट के ग्राउंड होने का इनको फायदा भी मिला है। गावा सर शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए यूट्यूब वाले सेशन में, जो अभी थोड़ी देर बाद 11:30 बजे अनुज के साथ हम लोग शुरू करेंगे।
और उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे जो स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, सेक्टोरल हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं, पॉलिसी हो सकते हैं,